नमस्कार धुळेकर. स्वागत आहे आपलं पुढच्या एपिसोडमध्ये, जिथे आपण पुन्हा भेटतो आहोत एका नवीन नेत्याला, एका नवीन नेतृत्वाला. आज आपल्यासोबत आहेत धुळे शहराचे माजी आमदार अ, फारुख शाह साहेब. नमस्कार. नमस्कार। सो शाह साहब, अपन ने अभी एक नया कंसेप्ट चालू किया है पॉडकास्ट करके। जी। इसमें हम आपका एक विजन क्या है, क्योंकि आप माजी आमदार रह चुके हैं, जी। तो एज अ आमदार आपने शहर के बारे में कुछ सोचा होगा। अभी महानगर पालिका इलेक्शन भी आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका कुछ ना कुछ विजन होगा कि वो जो मुद्दे हैं आप जनता के सामने लेके जाना चाहते हो, जी। तो हमारे माध्यम से भी आप वो जनता के सामने लेके जा सकते हो। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपकी क्या रणनीति तय हुई है इस महानगर पालिका इलेक्शन के बारे में? इसमें हमने शहर के विकास से जो ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे 7 पॉइंट्स तैयार किए हैं और उस पर हमको काम करना है। जैसा कि सबसे पहले ये है कि महापालिका ने जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है वो बहुत ज़्यादा है। इन्हें इतर जो क्लास 1 क्लास 2 दर्जे के जो शहर है उनसे ज़्यादा कर जो हमारे शहरवासियों पर लगाया गया है, तो उसको हमको कम करना है सबसे पहले। दूसरा, ये जो हमने देखा है कि शहर में जो प्रमुख जो रास्ते हैं उनके ऊपर अतिक्रमण है या कुछ फल सब्जियों वाले ऐसे जो गाड़ियां लगाते हैं, उनके पहले सबसे पहले एक हॉकर्स जोन की निर्मित करना भी ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भूखंड है जो लोगों ने हड़प कर लिए, जो यानी कई सालों से 99 साल के करार पे जिन्होंने लिए थे 1 रुपए नाम मात्र भाड़े के तौर पे, और अभी तक वो उनके कब्जे में। तो ऐसे तमाम भूखंड हम वापस लेकर वहाँ पर महापालिका को कुछ आवक होना चाहिए। उस तरीके से वहाँ हम लोग कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह या जो ज़रूरियात है ऐसे हम लोग मॉल वगैरह तैयार करेंगे, जिससे महापालिका को उसका यानी फ़ायदा हो, टैक्स आए, कुछ पैसा आए और उस पैसों से हम शहर का विकास अच्छी तरह से कर सके। ऐसे कई पॉइंट्स हमने तैयार किए हैं। अच्छा, तो अभी इस सिलसिले में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहाँ तक आया है? आपने लोगों को चुन लिया है, मतलब कौन किसको देना है टिकट? कौन अभी से स्टेज पे है वो? ये हमारा ये समझो कि कल जो हमारे संपर्क प्रमुख जो है हमारे माजी मंत्री अनिल भाईदास पाटिल साहब भी आए हुए थे। हमने इंटरव्यूज़ तो ले लिए सब, और कुछ लोग जो हमको यानी आज अभी तक भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे लिए आप एक दिन रुकिए, जो भाजपा की तरफ से जिनको वे उम्मीदवारी नहीं मिलने वाली है, ऐसे कई बड़े बड़े लोग नेता हमारे संपर्क में है और उन्होंने आज रात तक हमसे वक्त मांगा है। और कल वो जो कुछ लोग हमारे पास आते हैं, तो ये जो हमारे बाकी की पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ कल शाम तक हम लोग उस पर स्टडी करेंगे, उस पर काम करेंगे और कल रात में हम लोग बैठकर किसको उम्मीदवारी किस प्रभाग से देनी है वो डिसाइड करके सोमवार को हम लोग 11-12 बजे वो डिक्लेयर करने वाले हैं। अच्छा, मतलब एनसीपी की सोमवार तक एक यादी आपको मिल जाने वाली है। एक नहीं, मैं समझता हूँ कि फाइनल यादी हम लोग फाइनल सोमवार यादी को। मिल जाएगी। जी। अच्छा, तो अभी विरोधका का जो दिख रहा है कि उनके पास बहुत इनकमिंग चालू है, सभी पार्टी से लोग जा रहे हैं, तो अगर आप पहले टिकट डिक्लेयर करते हो तो क्या ये कि है वो फिर से जम करके उधर ना चले जाए? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। यानी जो कुछ हमारे जो खास कार्यकर्ता है उन्होंने हमको यकीन दिलाया और शब्द दिया है कि अगर हमको उम्मीदवारी नहीं भी मिलती है तो हम पक्ष के लिए एकनिष्ठ रहेंगे और पक्ष के उम्मीदवार को चुनने के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, तो उससे ही रिलेटेड एक सवाल है। आपने अभी एमआईएम से एनसीपी में प्रवेश किया है, क्यों किया है वो नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन आपके प्रवेश से आपके ही कुछ लोग नाराज हुए हैं, आपके कार्यकर्ता, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि किस वजह से आपने ये किया है? नहीं, जैसे कि यानी ये 6 महीने पहले जो शुरुआत हुई थी और कुछ जो खास करके जो तरुण वर्ग है उसमें कुछ बच्चे नाराज थे। लेकिन अभी भी आपने देखा कि हमारी एक मुलाकात थी, उसमें शहर के जितने ग्रुप्स है तो तमाम ग्रुप्स के एडमिन्स को और मेंबरान्स को बुलाकर हमने सब स्पष्ट किया है और सबके समझ में आया है कि हमको अगर शहर का विकास चाहिए, शहर में भाईचारा निर्माण रहना चाहिए, तो उसके लिए हमको सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अभी मैं समझता हूँ कि जो तरुण वर्ग के दिल में कुछ बातें थी वो तब सब साफ हो गई है और आज सब लोग मेरे साथ में है। और फिर से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने एक महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड कायम किया था कि जहाँ भी मुस्लिम आमदार भी चुनकर आए हैं,
लेकिन उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 50% मुसलमानों की वोट ली थी। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैंने 98% 98% मुसलमानों की वोट ली थी, और वो इस वक्त भी मेरे साथ रहेंगे। और जो मैंने विकास कार्य किए, मैंने सिर्फ मुस्लिम इलाकों में नहीं बल्कि हमारे दलित बांधवों के काम किए, हिंदू भाइयों के काम किए, सिख भाइयों के काम किए, क्रिश्चियन भाइयों के काम किए। वो सब लोग मेरे साथ हैं, और इस महानगर पालिका में के चुनाव में हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो जनता में तो यही बोला जाता है कि आपको 98% मुस्लिम यहाँ से मिले थे, तो आप उनके लिए ज़्यादा काम करते हो बोले। आपने देखा कि मैंने, जैसा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल आप डिटेल ले लीजिए, जैसा मैंने 1300 करोड़ के काम किए, तो उसमें से ज़्यादा 600 करोड़ के काम मैंने मुस्लिम इलाकों में किए होंगे, अच्छा। और 700 करोड़ के काम मैंने इतर जो ये धर्मीय लोग रहते हाँ उन हाँ। इलाकों में मैंने काम किए। अच्छा, तो इस बार एनसीपी सारे सीट लड़ने वाली है कि क्या अपना डिसाइड हुआ है? हमारा तो पूरी 74 जगह पर लड़ने की तैयारी है, लेकिन जहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ हमारा उम्मीदवार अगर कमज़ोर पड़ रहा है, तो कुछ सीटें हम लोग वहाँ पर रुक भी जाएंगे, जहाँ अच्छा। पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारा ख्याल है। आखिर में पक्ष के जो प्रमुख लोग हैं वो हमको आदेश देंगे, उसके मुताबिक काम होगा। अच्छा, अभी जैसे कि राज्य में तो आप लोग यूटी में हैं, सब सब पक्ष तीनों पार्टीज, तो इस बार धुले में आपका कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है तीनों पार्टी का साथ में? नहीं, जो हमारे वरिष्ठ स्तर पे उनकी कुछ बात हुई थी, लेकिन शायद उधर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला, तो अच्छा। हमको वहाँ से इंटीमेशन मिला है कि आपको पूरी 74 जगह पर लड़ने की तैयारी करनी है, तो हमने पूरी तैयारी कर चुके हैं, और पूरी जगह लड़ाने के लिए हम सक्षम हैं। अच्छा, तो आपकी तरफ से कुछ पहल हुई नहीं है, मतलब दोनों तरफ से? नहीं, अभी जैसा मैं बताया कि जो हमारे वरिष्ठ स्तर पर शायद कुछ बात हुई थी, लेकिन उधर से उनको प्रतिसाद नहीं मिला, या लोकल लेवल पर अच्छा। तो हमारी किसी से बात नहीं हुई। अच्छा, तो अभी हम विकास के मुद्दे पे जाते हैं। तो आप क्या विजन लेके ये चल रहे हैं कि कौन से ऐसे 3 प्रायर मुद्दे हैं कि जिसको आप आपके जाहिरनामा में डालना चाहते हो कि ये 3 मुद्दे मैं तुरंत करूँगा? जैसा सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो एक प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉपर्टी एक टैक्स हुआ, का। उसके बाद जो शहर में जो वाहतुक की समस्या है, अगर हॉकर्स जोन की निर्मित हो जाती है, तो वहाँ पर हम लोग यानी शहर की वाहतुक की समस्या को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो ये अपने पानी का जो मसला है कि पानी मुबलक साठा होते हुए भी उसका नियोजन सही तरीके से ना होने के कारण शहर में 4-4 दिन 8-8 दिन पानी नहीं मिलता है, उसका नियोजन हम लोग पूरी तरह से करेंगे। और ये जो कुछ लोगों ने महापालिका के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के भूखंड हड़प करके जो बैठे हैं, उनको ताबे में लेकर वहाँ शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाकर महापालिका की इनकमिंग चालू हो। और दूसरी बात, अभी आपने देखा कि पिछले 5 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, तो भ्रष्टाचार को रोकने का ये हमारा बहुत बड़ा मकसद है। और उसके लिए मैं तमाम शहरवासियों से ये विनती करना चाहता हूँ कि अपने शहर को, अपनी महानगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो हमारा साथ दें। अच्छा, आपने कभी एक ज़िक्र किया कि पानी का जो मसला है धुले शहर में, ये बहुत सालों पुराना मसला है। मैंने अभी ये आपका ऑलमोस्ट सभी नेताओं का मैंने मुलाकात लिया है। सब लोग बोल रहे हैं कि पानी की समस्या है धुले शहर में। लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है कि मैं अगले 3-4 सालों में ये कर दूँगा, कि ऐसे करेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका क्या विज़न रहेगा? कैसे हम इसको इसके कर लिए सकते हैं? हमने जैसे ये पानी रोज शहरवासियों को मिलना चाहिए, या कीमान एक दिन आड़ तो भी मिलना चाहिए। उसके लिए पूरा एक नियोजन, एक आरा खड़ा हमने तैयार किया है। और इलेक्शन होने के फौरन बाद हम एक माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब के कैबिन में एक यहाँ के सब अधिकारियों को लेकर एक मीटिंग का आयोजन करेंगे, और वहाँ वो आरा खड़ा हम उप मुख्यमंत्री साहब के सामने रखेंगे। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका नियोजन सिर्फ सही होना चाहिए। एक दिन आड़ या रोजाना हमारे शहरवासियों को पानी दे सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे यहाँ शहर में है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। अच्छा, दूसरा एक शहर का सबसे बड़ा मसला है रोज़गार का। तो रोज़गार के लिए आप क्या बोलते हो कि क्या होना चाहिए शहर में? रोजगार के लिए देखो, शुरू से भी हमने जो कुछ जो तरुण वर्ग के लिए हमने ये जो रोजगार मेड़ावा, यानी कम से कम 10 रोजगार मेड़ावे आयोजन किए, और उसमें मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन आपने देखा कि हमने जो
MIDC का यानी उसको विस्तार के लिए हमने काम किया है। उसमें जो 98 हेक्टेयर जगह हम लोग अधिग्रहित कर रहे हैं MIDC के लिए, वो अभी फाइनल स्टेज में है। और वहाँ पर नए नए उद्योग लाएंगे तो हम हमारे शहर के कई लोगों को उसमें रोजगार उपलब्ध होगा, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो MIDC थी हमारी, उसको सक्षमीकरण करने के लिए, वहाँ की बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पर पानी नहीं था, तो हमने हरनामाड़ धरन से 26 कोटि रुपए की एक योजना पानी की मंजूर की है, और अभी वो अंतिम टप्पे में, उसका काम भी शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले मई तक हरनामाल से हमारे जो MIDC डैम तक पानी पहुंचाने में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद दूसरी एक समस्या ये थी कि वहाँ के व्यापारी बंधुओं ने हमको बोला था कि MIDC में अगर कहीं आग लगती है तो वो कंपनी का पूरा नुकसान हो जाता है, और तब तक फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच नहीं पाते, फायर की गाड़ियाँ जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, या तो धुलिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मंगानी पड़ती है, या तो फिर वो टोल नाके वगैरह से। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट एक फायर स्टेशन तैयार किया, जिसमें तकरीबन 45 करोड़ रुपए हमने मंजूर करके लाए थे उस वक्त के उद्योग मंत्री से। आज वो फायर स्टेशन तैयार हो चुका है, सिर्फ वहाँ पर हमको कुछ गाड़ियाँ और कुछ लोगों का नियोजन करके वो फायर स्टेशन हम लोग आने वाले 2 महीने में शुरू करने वाले हैं, जिससे MIDC के तमाम व्यापारियों को पूरी राहत मिलेगी। अच्छा, तो अभी आपको जो विरोधक है, वो कुछ मुद्दों पे आप पे टिका करते हैं, कुछ जगह पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कुछ जगह पे जात का ये हो जाता है, तो आप क्या देख मैसेज देना चाहते हो उनको? देख उनके पास विकास नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं, सिर्फ वो जातीय तेढ़ निर्माण करके हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कहकर वो लोगों को बहकावे में लाकर वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, वो पिछले वक्त में सफल भी रहे, लेकिन अभी आने वाले वक्त में सब लोगों ने देखा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कहकर अपना फायदा देखते हैं। अभी आप देखिए कि ये जो पाँच कंदील का जो आगरा रोड का है, वहाँ पे कई यानी हिंदू बेरोजगार हुए। ऐसा इनका सिर्फ उनको कौम और समाज से कुछ लेना देना, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को बहकाते हैं। और अभी जनता बहुत होशियार हो चुकी है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली। हम लोग विकास का मुद्दा, भाईचारे का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, और मुझे यकीन है पूरे शहर की जनता हमारे साथ रहेगी। आपको क्या लगता है, आपको कितना यश मिलेगा इसमें? हमको 50+ का पूरा यकीन है, और उसका टारगेट लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और हमको पूरा यकीन है कि हम 51+ रहेंगे। अच्छा, तो आपको कौन प्रॉपर विरोधक लगता है, बीजेपी या कुछ वार्ड्स में MIM के भी कैंडिडेट रहेंगे, तो आपको किसको आप ये करेंगे? देखिए, हमने 2 मुद्दे लेकर काम किया है। एक तो भाईचारा, यानी शहर से जाति तेढ़ खत्म हो जाए। दूसरा विकास, और शहर के लोगों को सिर्फ यही चाहिए, भाईचारे का माहौल हो, शहर का विकास हो, और ये दोनों मुद्दे में हम सफल रहेंगे। और आज की तारीख में हम किसी भी पक्ष को हमारा विरोधक नहीं मानते। हमको पूरा यकीन है कि 1 नंबर का पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेंगी। अच्छा, अगर आपको जनता को बताना होगा कि आपका नगर सेवक ऐसा होना चाहिए, तो उसमें क्या क्वालिटी देखनी चाहिए लोगों ने? हम यही सबको अभी आह्वान कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये लोकल बॉडी का चुनाव है। ये कोई सत्ता स्थापन करने का नहीं, या तो कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा नुमाइंदा आप लोगों ने चुनना चाहिए, ऐसा नगर सेवक चुनना चाहिए कि जो हर वक्त आपके संपर्क में रहे। आपका जो पानी का मसला हो, आपका गटर का मसला हो, आपका सड़कों का मसला हो, वो हर मसले पे वो काम करे, और वो भ्रष्टाचारी ना हो, वो जातिवाद ना हो, और उसका सिर्फ एक विज़न होना चाहिए कि आवाम की सेवा करना चाहिए, कौम की सेवा करना चाहिए। ऐसे ही नुमाइंदे को हम लोग उम्मीदवारी देने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको बताना होगा जनता को कि जनता ने एनसीपी को क्यों वोट करना चाहिए? वो तो जैसा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजीत दादा पवार साहब, आपने देखा कि वो सुबह 6 बजे से उठकर काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की। और उनका हमेशा यही बोलना है कि हम शाहू फुले अंबेडकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों पर चलने वाला हमारा पक्ष है, और हम सिर्फ जो हमारे राज्य में एक भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं, और उनका भी विज़न सिर्फ विकास और भाईचारा है। अच्छा, तो फारूक शाह साहब, आपने बहुत स्पष्ट और क्लियर तरीके से आपका सारा ओपिनियन जो है वो रखा है, जनता को अपील की है। तो
बेशक आपको हम शुभेच्छा देते हैं कि आपको Thank जीत you, मिले। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमको टाइम दिया।